चलिएगा ऑनलाइन वाले में देखूं। शुभ संध्या, गुड इवनिंग। आवाज आपकी नहीं, बता दो फिर आगे बढ़ता ना। संयुक्त बैठक की मांग कर ली है ना। चलिए ध्यान रखिएगा, बात करते हैं संविधान सभा के बारे में। अगर संविधान सभा की बात करते हैं तो संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389 सदस्य। अगर बात करते हैं तो संविधान सभा की कहानी है जिसमें कुल सदस्य की संख्या कितनी थी? 389। बताया गया था कि 389 लोगों का एक समूह बनेगा जिसको क्या कहा जाएगा? संविधान सभा। दिख रहा है जी आप लोग को? हाँ, क्या कहा जाएगा? वो संविधान सभा। याद रखना, जब भारत की कहानी की बात करते हैं तो भारत जब था आजाद हुआ तो 3 भागों में बटा हुआ था जी। भारत की कहानी 3 भागों में थी। एक भाग जो कहलाता था वो कहलाता था ब्रिटिश प्रांत, एक कहलाता था ब्रिटिश प्रांत के नाम से, एक क्षेत्र कहलाता था कमिश्नरी क्षेत्र के नाम से, और तीसरा क्षेत्र कहलाता था देसी रियासत के क्षेत्र से। अगर बात करते हैं भारत के 3 क्षेत्र थे उस समय। अभी आप देखते हैं राज्यों के रूप में कि 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले वैसा नहीं था। पहले अगर कहानी की बात करते हैं तो एक था आपका ब्रिटिश प्रांत, और एक था आपका कमिश्नरी क्षेत्र, और दूसरा था आपका देसी रियासत। ये 3 क्षेत्र थे भारत के। अगर भूभाग की बात करते हैं उस समय आज का बांग्लादेश, आज का पाकिस्तान और आज का ही म्यांमार को लेकर पूरा भारत था। और भारत में म्यांमार तो 1935 में अलग हुआ भारत से। तो उसके बाद हमारे पास जो बांग्लादेश वाला क्षेत्र और पाकिस्तान वाला क्षेत्र और अपना क्षेत्र मिलाकर वो 3 भागों में बटा हुआ था। एक क्षेत्र कहलाता था देसी रियासत, एक कहलाता था ब्रिटिश प्रांत, और एक कहलाता था क्या? कमिश्नरी क्षेत्र। ध्यान रखना, भारत के जो क्षेत्र थे वो केवल ये 2 ही क्षेत्र थे जो गुलाम था किसका? ब्रिटेन का। आज भी देसी रियासत का मतलब यह है कि आज भी देसी रियासत में राजा और रानी क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। जब आजाद हुआ भारत तो आजाद हुए 2 क्षेत्र मिले हमें, ब्रिटिश प्रांत और कमिश्नरी क्षेत्र। तो जब आजाद हुआ भारत तो सोचा कि भैया जो देसी रियासत है ना उसको भी भारत में मिलाया जाए और मिलाकर एक बड़ा राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए। यह कॉन्सेप्ट लाया गया। तो बोला गया कि जो भी संविधान सभा के जो सदस्य होंगे फिर पूरे क्षेत्र से आएंगे। तो 389 लोग तीनों क्षेत्र से आए थे। एक तो ब्रिटिश प्रांत से, दूसरा अपना कमिश्नरी क्षेत्र से, और तीसरा आपका देसी रियासत से। ये 389 लोगों की जब कहानी की बात करते हैं तो 389 लोग, कुछ लोग कहां से आए थे? ब्रिटिश प्रांत से। दूसरा अगर बात करते हैं तो दूसरा कहां से आए थे? कमिश्नरी क्षेत्र से, कमिश्नरी। और तीसरा अगर बात करते हैं तो तीसरा है आपका देसी रियासत। ये 3 क्षेत्र से 389 लोग आए थे। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये 3 क्षेत्र थे जिसमें कितने लोग आए थे? 389 लोग जो संविधान सभा के सदस्य कहलाए। ये 389 लोग ये 3 क्षेत्र से आए थे। ये ब्रिटिश प्रांत और कमिश्नरी क्षेत्र, ये दोनों वो क्षेत्र हैं जो प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे किसके? ब्रिटेन के। और देसी रियासत में कोई उनका हक था ही नहीं, कोई अधिकार नहीं है किसमें? आपका देसी रियासत में। देसी रियासत आज भी आजाद है, पूर्णतः स्वतंत्र है वो। आज भी उसमें राजा और रानी क्या कर रहे हैं? शासन कर रहे हैं। अब बात करते हैं कहानी का, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ये ब्रिटिश प्रांत की अगर बात करते हैं तो ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य आने वाले हैं। कितने सदस्य? 292 सदस्य। वहीं अगर बात करते हैं कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्य आने वाले हैं। कमिश्नरी क्षेत्र वो क्षेत्र हैं जो आज के संघ राज्य क्षेत्र हैं, आपके यूनियन टेरिटरी कहते हैं। वो क्षेत्र उस समय क्या कहलाते थे? कमिश्नरी क्षेत्र कहलाते थे। और देसी रियासत की बात करते हैं तो देसी रियासत से 93 सदस्य आने वाले हैं। 389 सदस्यों में से 292 सदस्य आपके ब्रिटिश प्रांत से, 4 सदस्य की कहानी है कहां से? कमिश्नरी से, और 93 सदस्य आने वाले हैं कहां से? आपके देसी रियासत से। ये 3 क्षेत्रों से आने वाले हैं कितने लोग? 389 लोग। मैं आपको बताया था कि ये 389 लोग चुनाव जीत कर आएंगे। इनका क्या होगा? चुनाव होगा। हर 10 लाख जनसंख्या के पीछे एक सदस्य चुने जाएंगे और वहां कहां पहुंचेंगे? संविधान सभा में। लेकिन देसी रियासत की कहानी में थोड़ी बदलाव होती है। देसी रियासत में राजा और रानी कह देते हैं कि हम भारत के साथ तभी मिलेंगे जब हमारे क्षेत्र में चुनाव नहीं होगा। मतलब 93 सीट जो देसी रियासत से आने वाले हैं उन्होंने कह दिया कि हमारे क्षेत्र में हम चुनाव होने नहीं देंगे। उनका तर्क यह था कि मान लो मेरे क्षेत्र में चुनाव होता है और चुनाव होने के साथ अब कोई आम व्यक्ति चुनाव में खड़ा हुआ और मैं किसी को चुनाव में खड़ा कराया, और जो आम व्यक्ति चुनाव में खड़ा हुआ है अगर वो जीत गया चुनाव तो मेरा वर्चस्व उस क्षेत्र में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बोला कि मैं अपने क्षेत्र में चुनाव नहीं होने दूंगा। तो उसी शर्त में अगर बात करते हैं तो देसी रियासत के जो 93 सदस्य थे, 93 सदस्य, वो हुए मनोनीत। अगर बात करते हैं राजा और रानी ने उनको क्या किया? मनोनीत किया, नॉमिनेट हुए। यहां चुनाव नहीं हुआ। मतलब 389 सीटों में से अगर बात करते हैं तो 93 सीट में केवल क्या किया गया?
मनोनयन किया गया, नॉमिनेट हुए, जो राजा और रानी ने जिसके ऊपर हाथ रख दिया वो सीधा कहां पहुंच गया, संविधान सभा में। इन्हीं शर्तों के साथ वो बोले कि हम भारत के साथ क्या होंगे, विलय होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो मानना पड़ा बात, और बोला गया कि भैया हम जिसके ऊपर हाथ रखेंगे वो सीधा कहां चल देगा, संविधान सभा में। छत्तीसगढ़ में भी पढ़ोगे आप लोग, 3 लोग ऐसे गए थे, ठीक है, रायगढ़ के राजा, कांकेर के राजा, सरगुजा के राजा, पढ़े होंगे या पढ़ेंगे भविष्य में कभी भी, तो ध्यान रखना। तो ऐसे मनोनीत हुए, क्या हुए, सीधा मनोनीत। मनोनीत का मतलब होता है सीधा नाम प्रस्तावित किया गया और सीधा कहां पहुंच गया, वो संविधान सभा में। अब ब्रिटिश प्रांत और कमिश्नरी क्षेत्र, 2 क्षेत्र बचे आपके, और ये दोनों क्षेत्र की कहानी है जिसमें कितने सदस्य हैं, 296 सदस्य। और ये 296 सीट का क्या हुआ, निर्वाचन हुआ। ये 296 सीटों में क्या किया गया, निर्वाचन किया गया। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, संविधान सभा के कुल सदस्य संख्या में से केवल 296 सीटों का क्या हुआ है, निर्वाचन हुआ है, और 93 सीटों में क्या किया गया है, मनोनयन किया गया है। मनोनयन का मतलब इंग्लिश में होता है नॉमिनेट कहते हैं, जिसके ऊपर वो हाथ रख दिया वो सीधा कहां पहुंच गया, संविधान सभा में। कमिश्नरी क्षेत्र की बात करते हैं तो उस समय 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, ये चारों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, ए, बी, सी और डी नाम से याद रख सकते हैं। ए से बनता है आपका अजमेर, ए से क्या बनेगा आपका, अजमेर। बी से बनेगा आपका बलूचिस्तान, जो अभी पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक, बलूचिस्तान। और सी से बनता है आपका कुर्ग, और डी से बनता है आपका दिल्ली। अब कुर्ग की स्पेलिंग सी से स्टार्ट होता है, इसलिए वो कुर्ग है। कर्नाटक में पड़ता है, कुर्ग की स्पेलिंग ऐसे होता है, इसलिए उसको कुर्ग, ABCD करके याद कर सकते हैं आप। एक अजमेर जो राजस्थान का है, एक बलूचिस्तान, एक कुर्ग और एक दिल्ली, ये 4 उस समय के क्या थे, कमिश्नरी क्षेत्र थे। सर सीजी टेट की क्लास भी होगी क्या ऐसा इसी में, ये वही तो आना है मैडम, इसमें सीजी टेट और सी टेट में यही सिलेबस है आपका। ये वर्ग 2 और वर्ग 3 का क्लास है, लेकिन आपके लिए ये भी उपयोगी होगा कि काम आएगा आपका, सीजी टेट और सी टेट देंगे तो, ठीक है, दोनों कर लो आप, काम आएगा जी आपको, है कि नहीं सर, सिलेबस तो सेम है। हो गया आपका क्लियर, हाँ ठीक है, और क्या है, फिर गंगा नहा लिए हो, सीधा नौकरी लगना बचा है ना का, क्या बचा है, गंगा नहा लिए हो। हमारे इंग्लिश मीडियम वाले सर नहीं आए हैं क्या आज, कहाँ है आप ही लोग के दोस्त, कहाँ है जी, नहीं आए हैं आज, बोलना याद कर रहे थे, अब एडमिशन तो ले ही लिए हैं वो, बुलाना उनको अब, है ना, ठीक। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। बात करते हैं तो एक अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली की कहानी है। 4 क्या क्षेत्र थे आपके, कमिश्नरी क्षेत्र थे उस समय के। बलूचिस्तान आज के पाकिस्तान में पड़ता है और बाकी सब भारत में है। अजमेर राजस्थान का हिस्सा है, दिल्ली को जानते छो आप, और कुर्ग कहां पड़ता है, कर्नाटक में। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये 4 क्षेत्र थे जिसको क्या कहा जाता था, कमिश्नरी क्षेत्र। अब सिंपल सी बात है, जहां चुनाव, ठीक है, जहां चुनाव होना है वहां आरक्षण ना हो, ये पॉसिबल है ही नहीं। अब संविधान सभा का भी क्या होना है, चुनाव होना है, और संविधान सभा में कितने सीटों का चुनाव होना है, 296 सीटों का। अगर बात करते हैं तो संविधान सभा की कहानी है, और संविधान सभा में कितने सीटों का चुनाव होना है, 296 सीटों का, यही सीटों का क्या होना है, चुनाव होना है। और चुनाव जब होना है तो सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ सीटों को क्या कर दिया गया, आरक्षित किया गया था, आरक्षण दिया गया था कि कुछ लोगों को। अगर बात करते हैं तो कुछ सीट क्या रखे गए थे, अनारक्षित। अनारक्षित का मतलब होता है अनरिजर्व, जिसमें कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। ऐसे सीटों की संख्या कितना रखा गया था, 213। इसमें कोई भी धर्म, जाति, महिला, पुरुष कोई भी क्या लड़ सकते थे, चुनाव लड़ सकते थे। संविधान सभा की सीट है उसमें। दूसरा चीज, मुस्लिम धर्म के लिए अगर बात करते हैं तो मुस्लिम धर्म जो हैं उनके लिए सीट आरक्षित किए गए थे, कितना, 79 सीट उनके लिए आरक्षित किया गया था। यहां वही चुनाव लड़ सकता है जो मुस्लिम धर्म से क्या होंगे, संबंधित होंगे। तीसरा अगर बात करते हैं तो तीसरा, सिख धर्म से संबंधित जो भी सदस्य होंगे सिख धर्म के, वो चुनाव लड़ सकते थे। उनके लिए कितने सीट आरक्षित किए गए थे, 4 सीट आरक्षित किए गए थे। कितने, 4 सीट। ध्यान रखना है, 296 सीटों में चुनाव होना है। 296 सीटों में से अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अनारक्षित मतलब, अनारक्षित मतलब कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी वर्ग हो, धर्म हो, जाति, उससे मतलब नहीं है। उसके लिए कितने सीट थे, 213 सीट। वहीं मुस्लिम के लिए अगर बात करते हैं 79 सीट थे। वहीं सिख धर्म के लिए कितने थे, 4 सीट थे। अगर बात करें तो संविधान सभा के सीटों का आरक्षण कर दिया गया। यहाँ केवल मुस्लिम धर्म के लोग चुनाव लड़ेंगे, यहाँ सिख धर्म के लोग, और सामान्य सीट कितना रखा गया, मतलब अनारक्षित सीट कितना रखा गया, 213। बात करते हैं इसके बाद कि भैया संविधान सभा का जब चुनाव होता है तो चुनाव हो गया कब,
तो चुनाव हो गया जुलाई 1946 में, चुनाव 1946 में हो गया, जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव कंप्लीट करा लिया गया। 296 सीटों में चुनाव होता है और इन्हीं आरक्षणों के साथ चुनाव होते हैं। और चुनाव का परिणाम जब घोषित होता है तो उसमें 3 प्रमुख पार्टियां चुनाव लड़ती है। जैसे आप देखते हैं उस समय भी 3 प्रमुख पार्टी चुनाव लड़ता है। एक प्रमुख पार्टी था उस समय कौन सा? कांग्रेस, जिन्होंने संविधान सभा के लिए चुनाव लड़ा। उस समय एक दूसरी पार्टी थी जिसका नाम था मुस्लिम लीग। उस समय भाजपा तो था नहीं का, तो क्या था उस समय? मुस्लिम लीग पार्टी। बांग्लादेश के ढाका में इसका गठन किया गया था। पार्टी का नाम है ना मुस्लिम लीग। ये क्या है? धर्म है। और ये क्या है आपका? पार्टी है। और तीसरा है आपका अन्य। अन्य और पार्टियां थे बहुत सारे, लेकिन प्रमुख तौर से अगर बात करते हैं तो 2 प्रमुख पार्टी थी, एक कांग्रेस और एक आपका मुस्लिम लीग। बात करते हैं कांग्रेस की कहानी का, तो कांग्रेस ने 296 सीटों में से 208 सीट पर जीत हासिल किया था, 208 सीट पर। वहीं मुस्लिम लीग की बात करते हैं तो मुस्लिम लीग ने 296 सीटों में केवल 73 सीटों पर क्या किया? जीत हासिल किया। वहीं अन्य की बात करते हैं तो अन्य ने 15 सीटों पर क्या किया है? जीत हासिल किया है। संविधान सभा की कहानी है। संविधान सभा में 296 सीटों पर चुनाव होना है। उसमें अगर बात करते हैं तो कांग्रेस चुनाव लड़ता है संविधान सभा के लिए, और साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो वो चुनाव लड़ता है मुस्लिम लीग। 2 प्रमुख पार्टी हैं उस समय के। पानी वानी दोनों का गऊंटिया लो पिलन भाई, गर्म पानी पीते हो क्या? पीना का नहीं पिया? जूठा नहीं है भैया, है अलग से पीता हूँ, वो कोचिंग का भी है इसलिए अलग से पीता हूँ उसको। चलिए ठीक है, पानी पीना पी लेना, कोई शर्माना नहीं। देख लो मैडम कोई पानी रख। अच्छा हाँ हो सकता है मेरे हाथ से ना पीना चाहते हो, नहीं है ना। चलो, कांग्रेस कितना सीट जीतता है? 208 सीट जीतता है। मुस्लिम लीग कितना जीतता है? 73 सीट जीतता है। वहीं अन्य की बात करते हैं तो कितना जीतता है? 8 और 15। उसी बात करते हैं तो 8 सीट निर्दलीय सदस्य जीतते हैं। याद रखना कितना? 8 सीट जो होता है 15 में कौन जीतते हैं? निर्दलीय। और 7 क्षेत्रीय पार्टी जीतते हैं। निर्दलीय सदस्य का मतलब होता है कि किसी भी दल से वो संबंधित नहीं है, उसको क्या कहा जाता है? निर्दलीय सदस्य। देखे होगे भी चुनाव हुआ है नगर निगम का, तो कोई फूल गोभी छाप मिला था, किसी को मिला था ना, किसी की सिलाई मशीन छाप मिला था, वो निर्दलीय सदस्य हैं। किसी को कुछ भी छाप मिलता है जो पार्टी से हटकर चुनाव लड़ते हैं उसको निर्दलीय सदस्य कहते हैं, इंडिपेंडेंट। तो 8 सदस्य क्या थे उसमें? निर्दलीय थे। और 7 सदस्य क्या थे? क्षेत्रीय पार्टी। क्षेत्रीय पार्टी का मतलब होता है जिस पार्टी का वर्चस्व केवल एक क्षेत्र में होता है। जैसे समाजवादी पार्टी जो होते हैं, जैसे उसको वर्चस्व यूपी बस में है, जेडीयू का वर्चस्व बिहार बस में है, वैसे ही हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस था, जोगी जी का पार्टी, वो भी छत्तीसगढ़ में है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? क्षेत्रीय पार्टी कहलाते हैं। तो ध्यान रखना, तो ये 15 सीट वो जीतते हैं, मुस्लिम लीग 73 जीतते हैं, और कांग्रेस कितना जीतता है? 208। यही 389 लोग, 93 जो मनोनीत हुए हैं वो, और ये जो निर्वाचित हुए 296, ये दोनों को मिला दोगे तो कितना होगा? 389। यही 389 लोग मिलकर क्या बनाएंगे? देश के लिए नियम और कानून। सिंपल सी बात है, जहां संख्या है वहां बहुमत के आधार पर नियम और कानून बनेंगे। जैसे मान लो 100 लोग हैं आप लोग कक्षा में, कितने लोग हैं? 100 लोग। तो अब मान लो आज बोलते हैं कि भैया आज पिक्चर देखने जाना है, तो कम से कम कितने लोगों की सहमति चाहिए? 51। यही आपका बहुमत है भाई। आधे से एक ज्यादा क्या कहलाएगा? बहुमत कहलाएगा। इसके आधार पर ही कोई निर्णय लिए जाते हैं जब संख्या ज्यादा होता है। तो अगर एक है तो आप स्वतंत्र है, कुछ भी निर्णय ले सकते हैं, लेकिन जब संख्या ज्यादा हो तो किसके आधार पर निर्णय होते हैं? हमेशा बहुमत के आधार पर। अब जो भी नियम और कानून बनेंगे वो बहुमत के आधार पर बनेंगे। अब बहुमत के आधार पर बनेंगे तो 389 जो सदस्य हैं उसका आधे से एक ज्यादा जब भी करोगे तो भी 208 से वो बहुत कम है। अगर इसके आधे से एक ज्यादा भी कर दोगे आप, जो 208 से क्या है? कम है। मतलब कांग्रेस के बाद बहुमत से ज्यादा संख्या है निर्वाचित सदस्यों में। मनोनीत सदस्यों को तो छोड़िए, अभी मनोनीत सदस्य में भी कांग्रेस की हिस्सेदारी है, लेकिन 208 सदस्य जो हैं जो कांग्रेस के, इसके बहुमत से भी क्या है? बहुत ज्यादा है। तो इसी समय मुस्लिम लीग को पता चल गया कि हमारा यहां चलने वाला नहीं है। और मुस्लिम लीग का उस समय का जो प्रतिनिधित्व कर रहा था या नेतृत्व कर रहा था वो था मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने कहा कि हमें अब भारत के साथ नहीं रहना है। जब चुनाव हुआ, जब देखा गया कि उनकी संख्या बल क्या हो गया है? कम हो गया है, तो बोला कि जो नियम और कानून बनेंगे वो हमारे आधार पर बन ही नहीं सकते। वो सब किसके आधार पर बनेंगे? कांग्रेस के आधार पर, क्योंकि संख्या बल किसका ज्यादा है? वहां कांग्रेस का ज्यादा है। तो इसी दिन से वो और ज्यादा अग्रसर हो गए कि हमें अब अगला राष्ट्र चाहिए, हमें भारत के साथ
नहीं रहना है। इसीलिए हमारे यहाँ एक विचारक हुए हैं, ब्रिटेन का ही विचारक है, ग्रेनविल ऑस्टिन कहते हैं उनका नाम, ग्रेनविल ऑस्टिन नाम है इनका। ये विचारक हैं, उन्होंने एक कथन कहा है, और कथन क्या है, विरोधाभास है। कहते हैं संविधान सभा ही कांग्रेस है, संविधान सभा ही कांग्रेस है कि कांग्रेस ही संविधान सभा, कि कांग्रेस ही संविधान सभा, क्योंकि पूरे संविधान सभा में किसके लोग दिख रहे हैं, कांग्रेस के, और कांग्रेस में कौन दिख रहे हैं, पूरे संविधान सभा के लोग। तो बोले कि भैया कांग्रेस ही संविधान सभा है कि संविधान सभा ही कांग्रेस, ये मैं भिन्न अलग नहीं कर पा रहा हूं। तो एक बार से ताना बोलते हैं, टोंट जिसको बोलते हैं, ठीक। तो ग्रेनविल ऑस्टिन का ये कथन है, बोलता है कि संविधान सभा ही कांग्रेस ही, कि कांग्रेस ही संविधान सभा। ये जब चुनाव का परिणाम आता है तब इनके द्वारा क्या किया जाता है, बोला जाता है। ये कहानी होती है। अगर बात करते हैं तो ये कहानी है आपका, जिसकी अगर बात करते हैं तो उसमें संविधान सभा की कहानी है, और संविधान सभा की कहानी में 389 सदस्य होते हैं, जिसमें से 296 सीटों का क्या होता है, चुनाव होता है, और 93 सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। और मनोनीत सदस्य कहां से होते हैं, देसी रियासत से। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बढ़े, हो गया जी। चलिए आगे की कहानी है, और आगे की कहानी की जब बात करते हैं तो ध्यान रखना है आपको, संविधान सभा में कुल सदस्य कितने होते हैं, संविधान सभा में कुल सदस्य, संविधान सभा के कुल सदस्य की कहानी है, और संविधान सभा में कुल सदस्य होते हैं 389। संविधान सभा में निर्वाचित सदस्य की कहानी है, संविधान सभा में निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं, 296। उसके बाद अगर बात करते हैं भारत के विभाजन पश्चात, भारत के विभाजन पश्चात भारत में संविधान सभा के सदस्य, भारत में संविधान सभा के सदस्य, सभा के सदस्य, इनकी संख्या थी 299। कितना था, 299। समझना थोड़ा सा, ये देखो, ये पाकिस्तान जो पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और ये पूर्वी पाकिस्तान, और ये आपका भारत, ये सभी मिला के सभी जगहों से, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये पूरा पहले क्या कहलाता था, भारत। और ये भारत कहलाता था। तो ये सभी जगहों से संविधान सभा में कितने सदस्य आए थे, 389। कितने ही आए थे, कितने आए थे, 389। 389 ही क्यों, तो मैं आपको बताया हूं कि एक सदस्य के पीछे कितने लाख जनसंख्या थे, 10 लाख जनसंख्या, या 10 लाख जनसंख्या के पीछे कितने सदस्य चुने गए थे, एक। अब जब पाकिस्तान अलग होता है तो सिर्फ भूमि नहीं ले जाता है ना, वो अपने साथ क्या ले गया, सदस्य, जनसंख्या ले गया। जब 10 लाख जनसंख्या ले गया होगा तो कितने सीट कम हो गए हमारे पास, एक सीट। तो वैसे कितने सीट कम हो गए हमारे पास, 90 सीट कम हो गए। तो हमारे 90 सदस्य को कौन ले गया, वो पाकिस्तान। सदस्य को नहीं ले गया, जनसंख्या को ले गया होगा। हर सदस्य के पीछे कितना, 10 लाख, हर सदस्य के पीछे कितना, 10 लाख। तो 10-10 लाख करके कितने सदस्य ले गया होगा, वो 90 सदस्य। समझ में आया बात। तो हमारे पास संविधान सभा में कितने बचे, 299, जिसमें से अगर बात करते हैं तो इसमें से निर्वाचित होके कितने आए थे, तो इसमें से निर्वाचित होके आए थे आपके 229, और मनोनीत होके आए थे कितने, आपके 70। कितने आए थे, 70। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। निर्वाचित की संख्या कितनी थी हमारे पास उस समय, 229, और कितने बचे थे, 70 क्या थे, मनोनीत। तो हमारे देश के संविधान को बनाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है, 299, क्योंकि पाकिस्तान क्या हो गया है, अलग हो गया। तो हमारे साथ अब कितने सदस्य ले गए, वो 90। क्यों ले गया, क्योंकि हर 10 लाख जनसंख्या के पीछे एक सदस्य क्या कर दिए गए, कम कर दिए गए। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है संविधान सभा की कहानी में, कि 299 की कहानी है हमारे पास, केवल कितने की, 299 की। क्लियर बात। बहुत गर्मी है यहाँ लेकिन पिक्चर उच्चर शूटिंग हो रहा है, लगता है शादी वादी में खड़ा हूं मंच में, लगता है कभी कभी, पता है ऐसी रहता ना, स्टेज में खड़ा बकबक से लाइट जल रहा है इधर। बकबक मतलब समझता हो कि नहीं, चकाचौंध तो हिंदी हो गया ना, वो तो सब जानते हैं। चलिए समझिए, संविधान सभा में अभी 389 लोग हैं। कितने लोग हैं, 389, क्योंकि जुलाई 1946 में क्या हुआ है, चुनाव हुआ है। लेकिन देश बंटवारा कब हुआ है, 14 अगस्त 1947 में। तो अभी कितने हैं संविधान सभा में,
389 लोग। अब ये 389 लोग जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और इधर अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक सब क्षेत्र से कहीं ना कहीं से आए हैं। अब ये सबको एक जगह मिलना है और मिलके क्या बनाएंगे, देश के लिए नियम और कानून बनाएंगे। तो यही संविधान सभा ने सबसे पहले इन सबको एक जगह बुलाया कि सब आओ भैया, हम लोग क्या बनाएंगे, नियम और कानून बनाएंगे। तो उसी को कहा जाता है संविधान सभा का बैठक। क्या कहते हैं, संविधान सभा का बैठक। क्योंकि घर में बैठ के तो नहीं बनाएंगे नियम और कानून, सबको एक जगह क्या करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा। इकट्ठा किया गया और उसी को किस नाम से जाना गया, संविधान सभा के बैठक के नाम से। और संविधान सभा का बैठक प्रारंभ होता है, ध्यान रखना, संविधान सभा का क्या प्रारंभ हो रहा है अब, बैठक। क्योंकि सब सदस्य की अगर बात करते हैं तो सब सदस्य ये तो चुन के आ गए हैं, या तो 15 थे मैडम, 15। संविधान सभा में महिला की संख्या थी 15, ठीक। एसटी सदस्य संख्या था 33, एससी था आपका 26। थोड़ा बाद में बताते, लेकिन आप पूछ देता अभी बता दिए जी। है? हाँ, क्यों नहीं आएगा यार। अरे सॉरी सर, आप सर हैं, मैडम बोल दिया मैं आप। चलिए, महिला की संख्या कितना था, 15, एसटी कितने थे, 33, और एससी कितने थे, 26। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कितने थे, 26। 33 था एसटी का, एससी कितने थे, 26, और महिला की संख्या कितनी थी, 15। समझिए, संविधान सभा के जितने सदस्य चुनाव जीत गए हैं और मनोनीत हो गया है, उनको एक जगह बैठक में बुलाया जाता है, जिसको नाम दिया जाता है प्रथम बैठक। क्या नाम दिया जाता है, प्रथम बैठक। और संविधान सभा का पहला बैठक होता है कब, तो होता है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हो रहा है। कहाँ हो रहा है, तो दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली में कहाँ हो रहा है, तो दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हो रहा है। और सेंट्रल हॉल में कितना बजे बुलाया जाता है, तो 11 बजे बैठक बुलाए जाते हैं। याद रखना, संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के सेंट्रल हॉल में 11 बजे आयोजित किया जाता है। जितने भी सदस्य हैं उनको अधिसूचना जारी कर दिया जाता है कि 9 दिसंबर 1946 को अब क्या करना है, संविधान सभा का पहला बैठक होगा। क्योंकि हमें संविधान बनाना है तो सबको एक जगह बुलाना पड़ेगा। तो सिंपल से अगर बात करते हैं तो संविधान सभा का जब पहला बैठक होता है गौटिया, तो उसमें अगर बात करते हैं तो कुल सदस्य उपस्थित होते हैं मात्र 207। 389 सदस्यों को बुलाया गया, लेकिन आते कितने हैं, केवल 207। क्योंकि मुस्लिम लीग ने तो पूरा बाइकआउट कर दिया कि हमें आना चाहिए भैया, आपके साथ रहना ही नहीं, आपको जो करना है आप करो, हम लोग नहीं रहना चाहते हैं। तो 389 लोगों में से कितने सदस्य आते हैं, 207 सदस्य आते हैं। अब 207 सदस्य आ गए जी। अब 207 सदस्य जब आए ना, तो एक दूसरे से बात कर रहे हैं इन लोग कि भैया ते कितना वोट से जीतेगा, अरे इतना, ठीक है। जैसे क्योंकि कोई ना कोई लीडर होना जरूरी है गौटिया। जैसे मैं नहीं था ना, तभी 2-4 लोग वहां खड़े थे, आराम से वहां बैठे थे, वहां जी पुष्पा भाऊ जैसे चेयर लगाए हम लोग स्टील का वहां, ठीक है। 2-4 लोग यहाँ खड़े थे। आप लोग के भी चर्चा चल रहा होगा, क्योंकि अब पहला दूसरा दिन नहीं होगा, तीसरा चौथा दिन है, तो जान पहचान हो ही गया होगा अब इधर उधर, ठीक है। तो चर्चा आप लोग भी कर रहे थे। सब गोल्लर टाइप आजाद हो जाते हैं, जब कोई लीडर नहीं होता ना कोई, तो आजाद कैसे हो जाते हैं, गोल्लर बन जाते हैं। गोल्लर समझते हो नहीं गौटिया, बैल को गोल्लर नहीं बोलते भाई, बैल का अलग रूप है, सांड। हाँ, बैल को कैसे गोल्लर बोलोगे आप नहीं जानते मैडम, बैल को ही गोल्लर बनाया जाता है, ठीक है। किसानी नहीं करता, वो नंदी देवता है। उसको गांव के किसी भी खेत में जाके चारा चरने का अधिकार है। उसको कांजी हाउस में भी अंदर नहीं किया जा सकता है कि नहीं। त्रिशूल का निशान मार दिया जाता है उसके साइड में, और वो पूरा आजाद है, फिर जहां मर्जी वहां क्या कर सकता है, घूम सकता है। उसको कहते हैं गोल्लर। याद रखना बेटा, में काम आएगा छत्तीसगढ़ी में, ठीक है। आप लोग जानते हो कि नहीं जी, नहीं जानते। फोटो तो लाऊंगा एक आध दिन खींच के, मैं अपने गाँव जाऊंगा तो, ठीक है। क्या होता है, कभी कोई देहांत हो जाता है ना, उनके यादगार में भी छोड़े जाते हैं। हमने अपने दादाजी के यादगार में छोड़ा है, कहीं घूम रहा होगा वो हमारा दादाजी हैं वो, ठीक है। हाँ, जो गोल्लर है वो भी क्या है, हमारे दादाजी हैं, यादगार में छोड़े हैं ना जी। तो उनको आएंगे तो खाना खिलाते हैं। क्या हो गया सर, तो छोड़ते हैं मैडम। आप लोग देखे नहीं होगा शहर में गोल्लर का गायच नहीं है।
हाँ, चोर वोरा कार्यक्रम कर देते आप लोग, वैसी बात है। तो ये 207 लोग आए तो हल्ला गुल्ला हो रहा था बहुत। भाई अब कोई ना किसी की क्या करना है, नेतृत्व करता बनाना है उस दिन के बैठक का, कोई ना कोई क्या होना चाहिए, नेतृत्व करता। तो इसमें से एक सदस्य थे जिनका नाम था जेबी कृपलानी जी, जेबी कृपलानी। ठीक, जेबी कृपलानी जी सदस्य थे। बात करते हैं जेबी कृपलानी जी का, तो जेबी कृपलानी जी को यह पता था कि फ्रांस में यह परंपरा है कि जो सबसे ज्यादा उम्र दराज है, उम्र दराज मतलब जो उम्र में सबसे क्या है, बड़े हैं, उनको उस देश का या उस समिति का क्या बना दिया जाता था, अध्यक्ष बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था, अध्यक्ष। कहां चल रहा है परंपरा, फ्रांस में। किनको पता है, जेबी कृपलानी जी को। तो जेबी कृपलानी जी आग्रह करते हैं, एक आग्रह करते हैं संविधान सभा के जितने सदस्य हैं 207 सदस्य, उनसे आग्रह करते हैं कि भैया इसमें सबसे जो ज्यादा उम्र का व्यक्ति है उसको आज के बैठक के लिए कम से कम क्या बना दिया जाए, अध्यक्ष बना दिया जाए। तो इनके ही आग्रह पर संविधान सभा में 207 लोगों में से एक व्यक्ति को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। अस्थायी अध्यक्ष मतलब आज के कार्यवाही के लिए क्या बना दिया जाता है, उनको अध्यक्ष बना दिया जाता है कि इनके ही आज नेतृत्व में क्या होगा, काम किया जाएगा। अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। और बात करते हैं तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं। याद रखना, सच्चिदानंद सिन्हा जी की अगर बात करते हैं तो सच्चिदानंद सिन्हा जी क्या चुने जाते हैं, आपके अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। अस्थायी अध्यक्ष मतलब वो परमानेंट नहीं है संविधान सभा का अध्यक्ष, केवल क्या है, अस्थायी है। अभी कोई नहीं है तो उसको बना दिया गया है, क्योंकि सबसे उम्र दराज व्यक्ति है कौन, आपका सच्चिदानंद सिन्हा। और इसी दिन की जब बात करते हैं, इसी दिन परमानेंट उपाध्यक्ष भी चुन लिए जाते हैं। और परमानेंट उपाध्यक्ष के रूप में अगर बात करते हैं तो एच.सी. मुखर्जी को चुना जाता है। एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी की कहानी है। एच.सी. मुखर्जी, ध्यान रखना, देश में उपराष्ट्रपति का और किसी समिति में उपाध्यक्ष का कोई काम नहीं है। क्यों बनाया गया उसको, जब राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति क्या करेगा, काम करेगा, क्योंकि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रह सकता। वैसे ही अध्यक्ष नहीं रहेगा तो कौन काम करेगा, उपाध्यक्ष। इसलिए बनाया गया है कि इसको, एच.सी. मुखर्जी को, कि हो सकता है कि कोई दिन अगर मान लो कोई अध्यक्ष बनाया जाएगा तो अध्यक्ष नहीं आया तो काम कौन करेगा उसके जगह, उपाध्यक्ष, जो किसको नियुक्त किया गया है, एच.सी. मुखर्जी का। तो ये पहले बैठक की कहानी है, जिसमें पहले बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाते हैं और साथ ही साथ उपाध्यक्ष के रूप में किसको बनाया जाता है, एच.सी. मुखर्जी को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं संविधान सभा की दूसरा बैठक। दूसरा बैठक की कहानी संविधान सभा का, संविधान सभा का दूसरा बैठक की कहानी। संविधान सभा की दूसरी जो बैठक है वो दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। सेम टाइम सेम जगह सेम प्लेस, दिल्ली में। दिल्ली के कहा, सेंट्रल हॉल में। और सेंट्रल हॉल में कितना बजे, 11 बजे संविधान सभा का दूसरा बैठक होता है। संविधान सभा की अगर बात करते हैं तो संविधान सभा का दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को दिल्ली के सेंट्रल हॉल में 11 बजे प्रारंभ किया जाता है। दूसरे बैठक की कहानी में अगर बात करते हैं तो दूसरे बैठक में होता क्या है, तो दूसरे बैठक में स्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। स्थायी अध्यक्ष, जिसके अध्यक्षता पर पूरे देश के नियम और कानून अब बनेंगे। क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी थे तो इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं राजेंद्र प्रसाद जी को। राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष के रूप में, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं। साथ ही साथ दूसरे ही बैठक में अगर बात करते हैं तो संवैधानिक सलाहकार भी चुने जाते हैं। संवैधानिक सलाहकार, संविधान जब बनेगा तो हमें सलाह देने के लिए एक संवैधानिक सलाहकार चुने जाते हैं और संवैधानिक सलाहकार के रूप में बी.एन. राव जी को चुना जाता है। बी.एन. राव जी को संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना जाता है कि जब भी संविधान बने तो कोई हमें सलाह देने के लिए व्यक्ति होना चाहिए जिसका नाम क्या होता है, बी.एन. राव। बी.एन. राव जी को संवैधानिक सलाहकार के रूप में क्या किया जाता है, चुना जाता है। कब, दूसरे बैठक में। चलिए, संविधान सभा का तीसरा बैठक। संविधान सभा का जो तीसरा बैठक है वो तीसरा बैठक होता है कब, तो ये प्रारंभ होता है 13 दिसंबर को 1946। संविधान सभा का तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946 को दिल्ली में प्रारंभ होता है। और दिल्ली में कहा, सेंट्रल हॉल में। और कितने बजे, 11 बजे। सेम टाइम सेम जगह सेम प्लेस में कार्यक्रम चालू होते हैं फिर से 11 बजे। ठीक, ध्यान रखना है।
संविधान सभा का जो तीसरा बैठक है वो तीसरा बैठक प्रारंभ होता है आपका 13 दिसंबर 1946 दिल्ली के सेंट्रल हॉल में 11 बजे बैठक क्या हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है। समझिए हम आए कहां से हैं, हम आए हैं यहां से। एक क्षेत्र है जहां कितने तत्व हैं, 4 तत्व हैं। उस 4 तत्व हैं, उस क्षेत्र को क्या कहा है हमने, राज्य कहा है। इस राज्य की क्या चलानी है आपको, व्यवस्था चलानी है। क्या चलानी है, व्यवस्था। अब व्यवस्था चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, नियम और कानून। यहीं से आ रहे हैं ना, ठीक। और नियम और कानून मिलेगा कहां, संविधान में। कहां मिलेगा, संविधान में। संविधान बनाएगा कौन, संविधान सभा, ठीक। और संविधान सभा कैसे आएंगे, चुनाव से, ठीक। चुनाव के बाद क्या होना प्रारंभ हो गया है, बैठक। और बैठक में चुन लिया गया है आपका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सलाहकार। ये सब चुन लिए गए हैं, मतलब सब तैयार है गौटिया। मतलब कहने का मतलब ये है, हमने एक क्षेत्र को क्या कहा है, राज्य। क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ 4 तत्व पाए जाते हैं। जहां 4 तत्व पाए जाते हैं क्या कहलाता है, राज्य। और उसी राज्य का आपको क्या चलाना है, व्यवस्था। व्यवस्था चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, नियम और कानून। और नियम और कानून कहाँ मिलेगा, संविधान में। संविधान बनाएगा कौन, संविधान सभा। संविधान सभा कैसे आएगा, चुनाव से। चुनाव के बाद क्या होना हो गया है, बैठक। और बैठक में सब तीनों लोग नियुक्त हो चुके हैं, सब हो चुका है। लेकिन 13 दिसंबर 1946 को सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि संविधान जो बनेगा, क्या बनेगा, संविधान जो बनेगा वो किस उद्देश्य से बनाया जाएगा, किस उद्देश्य से, कि हमारे देश में कौन सा व्यवस्था होगा। कहने का मतलब यह है, क्या हमारे देश में धर्मतंत्र रखे जाएंगे, क्या हमारे देश में राजतंत्र होगा, कि हमारे देश में लोकतंत्र रखे जाएंगे, कि हमारे देश में कुलीन तंत्र रखे जाएंगे, कि हमारे देश में गणतंत्र रखे जाएंगे। क्योंकि व्यवस्थाएं तो बहुत प्रकार की है, तो कौन सा व्यवस्था हमारे देश में रखा जाएगा, सबसे बड़ा प्रश्न कब उठता है, 13 दिसंबर 1946 को। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दूल्हा तैयार है लेकिन दुल्हन का पता नहीं है, बारात निकल गए हैं, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 की कहानी। सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि भारतीय संविधान जो नियम और कानून है वो किन उद्देश्यों के साथ अब बनाया जाएगा। कब प्रश्न उठता है, 13 दिसंबर 1946 को। और यही प्रश्न का जवाब ढूंढने की दायित्व सौंपे जाते हैं किसको, जवाहरलाल नेहरू जी को। ये दायित्व किसको सौंपा जाता है, जवाहरलाल नेहरू जी को। ध्यान रखना, जवाहरलाल नेहरू जी को यह दायित्व दिया जाता है कि भारत के संविधान को किन उद्देश्यों में बनाना है, ये आप प्रस्ताव रखिए। क्योंकि संविधान सभा में कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेगा, कितने लोग लेंगे, 299 लोग, सब मिलके क्या लेंगे, निर्णय लेंगे। कोई एक के बोलने से निर्णय नहीं होगा। बस आप क्या रख सकते हैं, अपना प्रस्ताव रख सकते हैं कि भैया ऐसा होना चाहिए। फिर उसमें सब लोगों की क्या चाहिए, सहमति। जब सहमति मिल जाएगा तो उस आधार पर क्या बनाए जाएंगे, आपके नियम और कानून बनेंगे। तो इसका दायित्व तो किसको सौंपा जाता है, जवाहरलाल नेहरू जी को, ठीक। ध्यान रखना, सबसे पहले चर्चा करते हैं कि इन सब का मतलब होता क्या है। किसको लोकतंत्र कहते हैं, किसको धर्मतंत्र कहते हैं, किसको गणतंत्र कहते हैं, किसको राजतंत्र कहते हैं, या किसको कुलीन तंत्र कहते हैं। आगे बढ़े, लिख लेना का, चलिए बात करते हैं देश की व्यवस्था की। तो देश की व्यवस्था की कहानी है, देश की व्यवस्था। देश की व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो देश की व्यवस्था की कहानी है। और देश की व्यवस्था की जब बात करते हैं तो देश में ये आपको व्यवस्थाएं देखने को मिलता है। कहीं आपको धर्मतंत्र वाली व्यवस्था मिलता है, धर्मतंत्र एक व्यवस्था देखने को मिलता है धर्मतंत्र की। दूसरा आपको देखने को मिलता है राजतंत्र की व्यवस्था देखने को मिलता है। तीसरा आपको देखने को मिलता है लोकतंत्र की व्यवस्था। और चौथा आपको देखने को मिलता है कुलीन तंत्र की व्यवस्था। गणतंत्र बताएंगे हम क्या होता है, इसी में अंदर में है वो लोकतंत्र के, ठीक। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। देश की व्यवस्था की बात करते हैं तो आपको व्यवस्था ऐसे देखने को मिलता है, कहीं आपको धर्मतंत्र, कहीं आपको राजतंत्र, कहीं आपको लोकतंत्र, कहीं आपको कुलीन तंत्र की व्यवस्था देखने को मिलती है। बात करते हैं धर्मतंत्र की कहानी का, तो धर्मतंत्र होता क्या है, तो ध्यान रखना, धर्मतंत्र की कहानी की जब बात करते हैं तो धर्मतंत्र की कहानी क्या है, किसी देश की व्यवस्था, किसी देश की व्यवस्था, देश की व्यवस्था धर्मानुसार चलाई जा रही हो, धर्मानुसार
चलाई जा रही हो, चलाई जा रही हो। अगर बात करते हैं तो कोई देश का जो पूरा व्यवस्था है किसके अनुसार चल रहा है, धर्म के अनुसार। जो उसके धर्म में बोला गया, जैसे पाकिस्तान है पूरा इस्लाम धर्म के अनुसार चला रहे हैं, भले हम बोल रहे हैं हम लोकतंत्र, लेकिन पूरा चल कैसा रहा है उसका, धर्म के अनुसार। इराक है, ईरान है, उनकी व्यवस्था कैसे चल रहा है, धर्म के अनुसार। सऊदी अरब है, धर्म के अनुसार। तो ऐसा कोई देश है जिसका पूरा शासन व्यवस्था किसके अनुसार चल रहा है, धर्म के अनुसार, तो देश क्या कहलाता है, धर्मतंत्र कहलाता है। भारत में धर्मतंत्र अपनाना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे सातों धर्म पाए जाते हैं, क्योंकि हमसे ही सब धर्म निकला है। ठीक है, तो 7 धर्म पाए जाते हैं। किस धर्म के आधार पर आप देश को चलाओगे, कि हिंदू के, तो सिख की, कि मुस्लिम का, क्योंकि हमारे सब मल्टीपल धर्म है हमारे यहाँ। ठीक, वहीं राजतंत्र की बात करते हैं तो राजतंत्र क्या होता है, तो ठीक, जिस देश की व्यवस्था को राजा और रानी चला रहे हैं, जिस देश की व्यवस्था को राजा और रानी के द्वारा संचालित किया जा रहा हो, राजा या रानी के द्वारा संचालित किया जा रहा हो, संचालित किया जा रहा हो, किया जा रहा हो। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जिस देश की व्यवस्था को इसके द्वारा संचालित किया जा रहा है, राजा या रानी के द्वारा। पूरा प्रमुख केंद्र कौन है, राजा या रानी। तो वो कौन सा तंत्र कहलाता है आपका, राजतंत्र कहलाता है। अगला है आपका कुलीन तंत्र, इसको बताते हैं। कुलीन तंत्र की कहानी है। कुलीन तंत्र का मतलब क्या होता है, तो ना ना ना, आप शब्द देख के वो बता दीजिए। ठीक, कुलीन तंत्र का मतलब क्या होता है, जिस देश की व्यवस्था को, जिस देश की व्यवस्था को कुछ लोगों का समूह चला रहा हो, कुछ लोगों का समूह संचालित कर रहा हो, संचालित कर रहा हो, कर रहा हो। 10-20 लोग का एक समूह है, वो परमानेंट वो समूह है, वही समूह पूरे देश की व्यवस्था को क्या चला रहा है, चला रहा है, संचालित कर रहा है। तो ऐसे व्यवस्था को क्या कहते हैं, कुलीन तंत्र कहते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सिंपल से अगर बात करते हैं, 10-12-20 लोगों का एक समूह बन गया, वो समूह पूरे देश की व्यवस्था को क्या कर रहा है, संचालित कर रहा है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, कुलीन तंत्र के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर बात करते हैं जिस देश की व्यवस्था को राजा रानी चलाए, तो राजतंत्र। और जिस देश की व्यवस्था धर्म के अनुसार चले, वो क्या कहलाता है, धर्मतंत्र। अब अगली कहानी है, वो अगली कहानी है किसका, लोकतंत्र का। लोकतंत्र 2 भागों में बढ़ते हैं, एक होता है आपका लोक और दूसरा होता है तंत्र। ठीक, लोक का मतलब होता है जनता, और प्लस का मतलब होता है का, और तंत्र का मतलब होता है शासन, मतलब जनता का शासन। जहां भी जनता का शासन होगा, वो किस नाम से जाना जाता है, लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। मतलब पूरा शक्ति किसमें निर्भर होता है, जनता के ऊपर। जनता ही शासन कर रहा है, चाहे प्रत्यक्ष तौर से चाहे अप्रत्यक्ष तौर से। जैसे नरेंद्र मोदी जी को आपने बनाया है ना, कि हमारे ऊपर क्या करेगा, शासन करेगा। लोकतंत्र की कहानी, हमने 5 साल में अपने लोकतंत्र में अपनी शक्ति का क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं। हम अपने ऊपर शासन करने के लिए नए नेतृत्वकर्ता को क्या करते हैं, चुनते हैं। हर 5 साल में हमें मौका मिलता है अपने लोकतंत्र में अपनी शक्ति का क्या करने का, प्रयोग करने का। कि हमेशा नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे ना, हमेशा वो बदलते रहेगा। हम जब तक जनता चाहेगा तब तक क्या क्या रहेंगे, वो प्रधानमंत्री रहेंगे। तो जहां जनता का ही शासन हो, चाहे प्रत्यक्ष तौर से चाहे अप्रत्यक्ष तौर से, वो क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। और इसी को लेकर अब्राहम लिंकन जी कहते हैं, जनता का, जनता के लिए, जनता के लिए और जनता के द्वारा, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा किया गया शासन व्यवस्था क्या कहलाएगा, बोलता है लोकतंत्र। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया व्यवस्था क्या कहलाता है, बोलता है लोकतंत्र। मतलब पूरा शक्ति किसमें निहित होता है, बोलता है जनता में। जहां भी पूरे शक्ति जनता में निहित हो, वो क्या कहलाता है, आपका लोकतंत्र कहलाता है। जिसका उदाहरण आपको भारत को देखने को मिलता है। देखे होगे कक्का को कहां ला दिए हो और विष्णु देसाई जी को कहां पहुंचा दिए हो, ये आप ही लोग तो किए हो ना दादा। कौन किया है, जनता ही किया है। कक्का मस्त हेलीकॉप्टर में घूमते थे, ब्लैक कार गाड़ी रहता था, अभी हाई क्लास में ला दी हुई नोना में। पहले किसमें घूमते थे, फॉर्चुनर में। ऐसा क्या, एक ही है लेकिन, हाँ ना। चलिए, है ना।
कुछ चीजें ऐसी भी बोलना पड़ता है जी, यहाँ कई समर्थक होंगे तो, है ना। अब यहाँ के समर्थक तो देख लेंगे, वहां के समर्थक तो कैसे देखोगे, है नहीं। तो समझना बात को। तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन व्यवस्था क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। और लोकतंत्र की कहानी की अगर बात करते हैं तो लोकतंत्र दो प्रकार से पाए जाते हैं गोटिया, दो प्रकार के लोकतंत्र होते हैं। एक लोकतंत्र होता है जिसको कहा जाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक लोकतंत्र होता है जिसमें कहलाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। और एक होता है आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की कहानी है। दो प्रकार के लोकतंत्र आपको देखने को मिलता है, समझिए। लिखो लिखो जल्दी लिखो। हाँ, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, तो लिखो 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 लिखो। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसको कहते हैं, जिसमें जनता के द्वारा कोई नियम और कानून बनाने में सीधी भागीदारी हो। कोई देश में नियम और कानून बन रहा है, उसमें सीधी भागीदारी किसका है, जनता का है। जैसे मान लो कि हमारे राज्य में 1000 रुपये हेलमेट का चार्ज है, मान लो कितना, हेलमेट ना पहनने का कितना है 1000, मान लो उसको कितना करना है 2000 करना है। तो विष्णुदेव साय जी ने एक दिन सबको बोलेंगे, चलाओ आओ सब जन रावण भाटा मैदान में, और एक कानून बनाएंगे कि हेलमेट का चार्ज जब 1000 से कितना हो जाएगा 2000। फिर मंच में खड़ा होंगे वो और माइक में बोलेंगे, सुनो भाइयों ऐसा ऐसा बात है, 2000 करना है, कौन कौन सहमत है। तो हम लोग सब लोग क्या करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे, और हाथ खड़ा करेंगे और बहुत सारा हाथ दिखेगा उनको, तो उसके बाद कितना कर देगा 1000 से लेकर 2000। तो नियम और कानून बनाने में किसका भागीदारी, सीधा जनता का। किसका भागीदारी है, जनता का। तो वो कौन सा लोकतंत्र होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जब नियम और कानून बनाने में सीधी भागीदारी किसका हो, जनता का हो, तो वो क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहीं अच्छा हो सकता है जहां की जनसंख्या क्या हो, सीमित हो, निश्चित हो। आप अगर मान लो हमारे देश में तो कुंभ में नियम आ रहे हैं, है ना, कहा कुंभ में नियम आया ना, ठीक है, कुंभ तो बहुत दूर की बात, आईपीएल के फाइनल में नियम आए, हम लोग 4-5 लोग निपट गए, 11 लोग, देखे होगे ना, आईपीएल फाइनल हुआ, आरसीबी जीता, तो वहां नहीं आ पाए हम लोग। छत्तीसगढ़ के लोग 3 करोड़ है, रायपुर में कहाँ आएंगे हम लोग, कहीं नहीं आ पाएंगे। तो हमारे यहाँ जहाँ जनसंख्या निश्चित नहीं है, वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र आप रख ही नहीं सकते हैं। तो ध्यान रखना, प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता क्या है, तो नियम और कानून बनाने में जनता की जहां सीधी भागीदारी हो, नियम व कानून बनाने में जनता की सीधी भागीदारी हो, सीधी भागीदारी हो। अगर बात करते हैं नियम और कानून बनाने में जनता का यहाँ सीधी भागीदारी हो, कौन सा लोकतंत्र कहलाता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है आपको, स्विट्जरलैंड की जनसंख्या निश्चित है, तो वहाँ आसानी है। हमारे यहाँ बोल दिए चलो मोबाइल में हाँ और ना बोलना, तो यहाँ 10 ठन मोबाइल ले लोगे आप लोग, 10 ठो सिम ले लोगे, हाँ 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 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो थोड़ा शिक्षा का भाव है सर, नहीं है। हाँ, हम लोग भले, हमारे यहाँ 7 साल में जो बच्चे अपना नाम लिख लेता है, पढ़ लेता है, सब क्या माने जाते हैं, शिक्षित माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, शिक्षित। तो थोड़ा शिक्षक हमारे यहाँ क्या है, अभाव है। यही मैडम बदलना चाह रही है ना। आप यहीं रहेंगे मैडम, अभी कहीं नहीं जाएंगे, मोटिवेट कर दूंगा मैं सबको, फिर आपके जैसे बनेंगे सब। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की कहानी है, नियम और कानून बनाने में किसका, जनता का सीधा हाथ है, तो क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। कौन सा कहलाता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के द्वारा चुने हुए लोग जनता के लिए नियम और कानून बनाते हैं। हमने किसी को चुन लिया और वो हमारे लिए क्या बनाएगा, नियम और कानून। जैसे आप किसी ना किसी विधानसभा से आते होंगे ना, आप कहीं ना कहीं लोकसभा से भी आते होंगे, तो आपने उस सदस्य को चुन लिया है, और जब वो देश में पूरा देश के लिए कानून बनेगा, तो लोकसभा का जो सदस्य आपकी तरफ से क्या करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा। वैसे ही राज्य में कोई नियम और कानून बनेगा, तो जो विधायक हैं, जो विधानसभा से आते हैं, उसको आपने चुना है, वो आपके तरफ से नियम और कानून बनाने में भागीदारी देगा। तो जनता के द्वारा चुने हुए लोग जब जनता के लिए नियम और कानून बनाया, तो कौन सा लोकतंत्र कहलाता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। कहीं ना कहीं आप आते होंगे ना विधानसभा से, कि ऐसा है कि नहीं चाहते हैं, आते हैं सर, कौन सा विधानसभा से आते हैं, बसना से आते हैं, संपत अग्रवाल जी इनके विधायक होंगे मेरे ख्याल से, हाँ, ये चुन लिए हैं, है कि नहीं। अब जो भी नियम और कानून बनेगा राज्य में, तो इनके तरफ से कौन प्रतिनिधित्व करेंगे, संपत अग्रवाल जी, बसना के विधायक। महासमुंद से लोकसभा में आते होंगे ये, है ना, रूप कुमार चौधरी जी हैं, ये देश में भेज दिए इन्होंने चुन के सीधा, कि जब भी देश में नियम और कानून बनेगा तो मेरे तरफ से कौन बोलेगा, रूप कुमारी चौधरी जी। समझ में आया बात।
अब इन लोग जो भी नियम और कानून बनेगा तो उन लोग बनाएंगे किनके लिए, हमारे लिए, तो कौन सा लोकतंत्र कहलाता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। समझ में आया बात, सिंपल सी बात। जब नियम और कानून बनाने में सीधा भागीदारी किसका है, जनता का, तो कौन सा लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जनता के द्वारा चुने हुए लोग जनता के लिए नियम और कानून बनाए तो कौन सा लोकतंत्र कहलाता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। ध्यान रखना, जनता के द्वारा चुने हुए लोग जनता हेतु नियम और कानून बनाए, नियम व कानून बनाए तो कौन सा लोकतंत्र कहलाता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। ध्यान रखना, कौन सा लोकतंत्र कहलाता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। याद रखना, दो प्रकार के लोकतंत्र होते हैं, एक प्रत्यक्ष और दूसरा क्या होता है आपका, अप्रत्यक्ष। चलिए, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं गोटिया, दो प्रकार इसके, एकदम ज्यादा नहीं होता, केवल कितना होता है, दो प्रकार। एक कहलाता है, वो कहलाता है राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, मोनारिकल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं इसको। दूसरा होता है आपका गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के नाम से इसको जाना जाता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के दो हिस्से, एक हिस्सा है राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और दूसरा होता है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की कहानी है जिसमें जिस देश का मुखिया, जो देश का क्या होता है, मुखिया, जैसे हमारा देश का मुखिया कौन है, राष्ट्रपति है, वैसे जिस देश का मुखिया जो होता है वो वंशानुगत होता है। क्या होता है, वंशानुगत। वंशानुगत मतलब एक ही वंश के लोग ही हमेशा उस देश का क्या बनेंगे, मुखिया बनेंगे। हमेशा एक ही देश के लोग क्या बनेंगे, वहां देश का मुखिया बनेगा। जैसे ब्रिटेन में आपको देखने को मिलता है, ब्रिटेन की कहानी है। ब्रिटेन में अगर बात करते हैं तो अभी चार्ल्स नाम का कोई है, क्या राजा है, चार्ल्स है। अब वही चार्ल्स अगर बात करते हैं तो वही चार्ल्स का बेटा या बेटी उस देश का ही क्या बनेगा, मुखिया बनेगा। तो ऐसा कहीं व्यवस्था है तो वो क्या कहलाता है, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। वहां लोकतंत्र है लेकिन लोकतंत्र के अंतर्गत क्या है, उसका राजतंत्र है। क्या है, राजतंत्र। उस देश का मुखिया हमेशा कौन रहेगा, एक ही वंश के लोग रहेंगे, उसी का बेटा बेटी नाता नाती सब क्या बनेंगे, उस देश का मुखिया बनेंगे उसी के साथ। ठीक। दूसरा चीज, जिस देश का मुखिया या राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं, मुखिया बोलो या क्या बोल सकते हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुखिया या राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या होता हो, निर्वाचित। क्या होता हो, निर्वाचित। निर्वाचित का मतलब होता है चुनाव होता हो। ठीक, या बोल दूं वंशानुगत ना हो, वंशानुगत ना हो, मतलब जिस देश का मुखिया या राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या होता हो, निर्वाचित होता हो, चुनाव होता हो, तो उस देश के व्यवस्था को क्या कहते हैं, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। जिस देश का जो मुखिया है वंशानुगत नहीं होते हैं, उन देश का मुखिया क्या होता है, निर्वाचित होता है। जैसे भारत की कहानी है, भारत की कहानी में हमारे देश का जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनका बेटा या बेटी ही बनेगी कि राष्ट्रपति। आप भी बन सकते हो, मैं भी बन सकता हूं, कोई भी देश का क्या बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। गणतंत्र का मतलब होता है ऐसा व्यवस्था जिसमें उस देश के आम नागरिक को भी उस देश का मुखिया बनने का क्या होता है, अधिकार प्राप्त होता है, और साथ ही साथ उस देश का मुखिया क्या होता हो, निर्वाचित होता हो। तो ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। हम गणतंत्र हैं क्योंकि हमारे देश का मुखिया क्या होता है, निर्वाचित होता है, और कोई भी भारत का आम नागरिक भी उस देश का मुखिया बन सकता है। तो दो व्यवस्थाएं हैं, कितनी व्यवस्थाएं हैं, एक राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लोकतंत्र के अंदर, और एक है आपका गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, आज का कार्यक्रम समाप्त।